तो हम लोग जो है अभी तक पढ़ रहे थे बायोलॉजी का जो बेसिक ब्रांच है वो हम लोग पढ़े हुए थे कि बायोलॉजी क्या होता है और 3 ब्रांचेस होते हैं कौन-कौन, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये सब पढ़े थे। और उसके अलावा पढ़े हुए थे कि सेल के बारे में, है ना? कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था, सेल में कौन-कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं। उसमें पढ़े थे कि सेल जो होता है, प्लांट सेल जो होता है, उसमें प्लांट सेल जो होता है उसमें होता है कितना लेयर? 2 लेयर होता है ना प्लांट सेल में। और जो एनिमल सेल है उसमें कितना होता है? 1 होता है। प्लांट्स में जो 2 है उसमें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं और नीचे वाले को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो एनिमल सेल है ये हो गया एनिमल सेल और ये हो गया प्लांट सेल। तो जो एनिमल सेल है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक ही लेयर है और उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये सब बात हम लोग मालूम है 9th क्लास में पढ़े होंगे और हमें पिछले क्लास में इसको बता चुके हैं। फिर पढ़े थे इसमें कि यहाँ पर होता है न्यूक्लियस और इसके अलावा इसमें बहुत सारे कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं और फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल का क्लास पिछले 2 क्लास में हुआ है, तो कोई नहीं पढ़ा है इसको देख लेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्योंकि अभी ये चीज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। इसको भी अभी हम लोग देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, पहले देखते हैं सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होता है? देखो पूछो ये लाइफ साइकिल क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल मतलब क्या हुआ कि जब उसका बर्थ हुआ और जब उसका डेथ हुआ तो उस दौरान जो है जो भी घटनाएं हुई, जो भी उसके लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए, उन सभी इवेंट्स का जो सीक्वेंस है, मान लो पहले वो बच्चा है, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मरा, तो ये जो पूरा एक सीक्वेंस होता है इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। ठीक, वैसे ही सेल के लाइफ में भी जो अलग अलग घटनाएं होती हैं उनका जो सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं सेल साइकिल। तो लिख के डैश देना है सेल साइकिल में, लिखो बोलते हैं द इवेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट the sequence of event takes place in the sequence of event takes place in whole life of a cell, whole life of a cell, whole life of a cell is called cell cycle. Whole life of a cell is called cell cycle. तो किसी भी सेल के पूरे लाइफ में जो भी घटनाओं का क्रम होता है उसको क्या कहा जाता है? सेल साइकिल कहा जाता है। अब सेल साइकिल जो है इसमें 2 तरह का फेज आता है। जैसे मान लो कि अगर सेल साइकिल हम बना दें सर्कुलर साइकिल टाइप। साइकिल मतलब क्या होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है उसको साइकिल बोलते हैं। साइकिल मतलब क्या हुआ? साइकिल मतलब एक चक्र। चक्र मतलब क्या हुआ कि जिसका इनिशियल जहां से शुरू किया गया और जो फाइनल है वो दोनों अगर सेम होता है तो साइकिल बोलते हैं। तो अगर ये जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल जो होता है इसमें 2 फेज होता है। एक को कहा जाता है इंटरफेज, एक को क्या कहा जाता है? इंटरफेज कहा जाता है। और दूसरे को कहा जाता है एम फेज। दूसरे को कहा जाता है एम फेज। इंटरफेज का ही एक और नाम है, इसी को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज को ही क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। और जो एम फेज होता है इसको बोलते हैं डिवाइडिंग फेज। जो एम फेज होता है इसको बोलते हैं डिवाइडिंग फेज। तो वैसे ही जो यहाँ पर सेल साइकिल है, अच्छा देखो मतलब जब सेल बनता है, जब नया मान लो कि एक सेल कैसे आता है? पुराना सेल है, डिवीजन होकर नया सेल बना। अब जैसे ही वो सेल बना तो बनते बनते वो डिवीजन नहीं करेगा, पहले रेस्ट करेगा। तो जिस फेज में सेल रेस्ट करता है, अपने आप को मैच्योर करता है, उस फेज को क्या कहा जाता है? इंटरफेज कहा जाता है। और जब सेल डिवाइड करता है तो उसको क्या कहा जाता है? एम फेज कहा जाता है। इसमें से इंटरफेज बड़ा होता है, ये होता है 95% टाइम और ये होता है केवल 5%। मतलब सेल में जितना भी लाइफ साइकिल उसका लाइफ है उसका 95% केवल क्या होता है? इंटरफेज। केवल 5% कौन होता है? एम फेज। मान लो कि कोई अगर सेल जो है उसका अगर लाइफ साइकिल 24 आवर का है, 24 आवर में से 23 आवर इंटरफेज में रहेगा, रेस्ट कर
और 1 आवर में जो है डिवाइड करेगा, उसको एम फेज बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हम बोले अगर तो ऐसे ऐसे यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 पार्ट। बताओ इसमें से ये और ये में से कौन इंटरफेज है और कौन एम फेज है? जो इधर वाला है वो क्या हुआ? इंटरफेज, क्योंकि बड़ा है, और ये एम फेज हुआ। ठीक। अब जो इंटरफेज होता है इसका भी 3 फेज होता है। इंटरफेज का भी फिर 3 फेज होते हैं। एक को बोलते हैं G1 फेज, एक को बोलते हैं S फेज और एक को बोलते हैं G2 फेज। ठीक है, एक हो गया G1 फेज, एक हो गया S फेज और एक हो गया G2 फेज। जो G1 फेज है इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। देखो मतलब क्या बोल रहे हैं कि इंटरफेज जो होता है इसमें फिर 3 फेजेज होते हैं, G1 S G2। पहले ये लिखना है सेल साइकिल इज divided into following two phases. Cell cycle is divided into following two phases. First interphase और resting phase, ठीक, इस बारे में पूरा विस्तार से नहीं लिखवाएंगे, अभी आपको 11th क्लास में पढ़ना था। बस अभी जितने जरूरत है तो बता देते हैं। लिख लीजिएगा, लिखिए इंटरफेज और रेस्टिंग फेज लिखना 95%, 95%, मतलब कि 95% टाइम जो सेल साइकिल का होता है वो इंटरफेज का होता है। और सेकेंड लिख लेना है एम फेज और डिवाइडिंग फेज। तो ये हो गया सेल का ये इंटरफेज, ये तीनों को मिलाकर मतलब G1 S और G2 इसको मिलाकर बोलेंगे इंटरफेज। ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि जो इंटरफेज होता है, इसको मिटा देते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज को फिर से डिवाइड किया गया है 3 फेजेज में। इंटरफेज जो है इसको फिर डिवाइड किया गया है 3 फेजेज में। उसमें से एक को बोलते हैं G1 फेज, दूसरे को बोलते हैं S फेज और तीसरे को बोलते हैं G2 फेज। तो ये 3 फेज में जो है इंटरफेज को भी डिवाइड किया गया है। एक हो गया G1 फेज, एक हो गया S फेज, एक हो गया G2। बात है G1 का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फर्स्ट गैप फेज। इसका होता है फर्स्ट गैप फेज। इसका होता है सिंथेसिस फेज। इसका होता है सिंथेसिस फेज। और G2 का होता है सेकेंड गैप फेज। सेकेंड गैप फेज। कौन हो गया? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसमें से जो है सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो है S फेज। क्यों S फेज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि S फेज में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। देखो जब मान लो कोई भी एक सेल है, वो सेल अगर डिवाइड करने वाला है और डिवाइड करके 2 फेज बनने वाला है, 2 सेल बनने वाला है, तो दोनों सेल में लोग पता है कि सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है। अच्छा कितना होता है बताइए? ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होता है। कितना होता है? 23 पेयर।
या उसको कितना बोलते हैं 46 बोल सकते हैं, है ना। 46 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर होता है। पूछे अगर कि जो मेल मक्खी उसमें कितना क्रोमोसोम होता है, 10 पेयर होता है, 10 पेयर होता है ना। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम रहता है। जो ये होता है पी प्लांट होता है, मटर का पौधा, उसमें कितना होता है, उसमें 7 पेयर होता है। कितना होता है, 7 पेयर। तो अलग अलग जो भी जीव है उन अलग अलग क्रोमोसोम। इंसान में होता है 23 पेयर, है ना, 46। जो चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी, उसमें होता है 24 पेयर, मतलब 48। तो अब मान लो कि कोई एक सेल है और इससे यहाँ पर 2 सेल बनने वाला है, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, क्रोमोसोम को डबल करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम था, ठीक है ना। अब दोनों को डीएनए चाहिए। जो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से, नाम सुना डीएनए का, क्या फुल फॉर्म होता है डीएनए का, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से, और जो डीएनए होता है ये बना होता है जीन से, ठीक है ना। इसके बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा, क्लास 12th में ही चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें केवल यही सब पढ़ना है, ठीक है ना। केवल इस डीएनए के बारे में ही पूरा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, लगभग 15-20 क्लास होगा खाली इसी के बारे में। इसलिए अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि क्रोमोसोम बना होता है किससे, डीएनए से, और डीएनए बना होता है किससे, जीन से। अब क्या है कि अगर एक सेल से 2 सेल बनना है तो दोनों को डीएनए चाहिए। तो डीएनए तभी दोनों को मिल पाएगा इक्वल इक्वल, जब डीएनए यहाँ पर डबल हो। अगर डीएनए डबल नहीं होगा तो दोनों को मिल पाएगा, नहीं ना मिल पाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डीएनए को डबल करना पड़ता है। अब वो डबल कैसे होता है वो सब पढ़ना है इसी चैप्टर में, जहाँ पर पढ़ाई होगा वहां पर पढ़ना है, और वहीं बोर्ड में बहुत फेमस क्वेश्चन आता है। फिलहाल के लिए ये जानना है कि डीएनए को डबल करना पड़ेगा। डीएनए जो डबल होता है वो होता है एस फेज में, ठीक है ना। इसलिए एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज, मतलब निर्माण फेज। इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, निर्माण। तो कोई पूछे अगर, देखो ये क्यों बताएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है, बोर्ड में भी आता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन, जो कि हम लोग पढ़ा जाएगा बढ़िया से विस्तार से चैप्टर में, डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो क्या बोलोगे कि एस फेज में होता है। लिख लेना है इसको। रेप्लिकेशन मतलब होता है डबल होना, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, replication of DNA, replication of DNA takes place, replication of DNA takes place in S phase. Replication of DNA takes place in S phase. तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो किस फेज में होता है, एस फेज में। एस फेज का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंथेसिस फेज होता है, ठीक है। तो इतना बस याद रखना है। तो ये था इंटरफेज के बारे में, ठीक है। बस इतना, बस खासकर एस फेज को याद रखना चाहिए। एस फेज फिर से आएगा क्लास 12th के चैप्टर में आएगा, और अभी पढ़ा रहे हैं इसीलिए ताकि आपको ये 12th में मतलब बेसिक में काम आए, 12th के चैप्टर पढ़ने में काम आए। तो ये था सेल्स इंटरफेज। इंटरफेज का सेकेंड फेज कौन सा था, एम फेज था। कौन है, एम फेज है। या एम फेज को ही क्या बोलते हैं, एम फेज को ही बोलते हैं माइटोसिस फेज या म्यूसिस फेज या डिवाइडिंग फेज। क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडिंग फेज। रेस्टिंग फेज बोलते हैं इंटरफेज को, और एम फेज को बोलते हैं डिवाइडिंग फेज। तो मान लो कि ये सेल था अगर, और यहाँ पर ये इंटरफेज था और ये एम फेज था, और यहाँ पर 2 फेजेस थे। देखो ये तो था इंटरफेज। तुम्हें पता है कि यहाँ पर 3 फेज होता है, एक जी1 होता है, एक एस होता है, एक जी2 होता है। तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। वैसे ही जो यहाँ पर ये एम फेज है, इस एम फेज में भी 2 फेज होते हैं। जिस तरह से इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, वैसे ही जो एम फेज है इसमें भी 2 फेज होते हैं। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, एक को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो मतलब कि जो एम फेज होता है उसमें 2 चीज होता है, एक तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है और एक साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ठीक है।
न्यूक्लियस का डिवीजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस और ये कहलाता है साइटोकाइनेसिस। इसको बनाना है, पहले इसको लिखना है। हो गया। तो इसमें दो चीज आ गया, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखो तो ये हो गया इंटरफेज। अब यहाँ पर जो ये दो फेज, तो इसे बड़ा बनाते हैं। इंटरफेस तो पहले पढ़ ही चुके हम लोग। ये हो गया इंटरफेज, इसमें आपको तीन फेज है। एक हो गया G1, एक हो गया S, एक हो गया G2। अच्छा, कोई पूछे कि इंटरफेज एम फेज में से कौन बड़ा है, इंटरफेज की एम फेज? तो को पता है इंटरफेज वो तो बड़ा है ना 95% टाइम। पूछे कि इंटरफेज में से कौन बड़ा है, G1 की, S की, G2, तो देख के लग रहा है S फेज बड़ा है। और एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होने का काम होता है। अब ये हो गया एम फेज। एम फेज में फिर दो फेज होता है, एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। देखो जब सेल मान लो डिवाइड कर रहा है, ये एक सेल है, इसे दो सेल बनाना है, तो दोनों सेल में न्यूक्लियस को जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, या दो न्यूक्लियस हो गया। तो पहले क्या होता है कि एक से दो न्यूक्लियस बनता है। जब न्यूक्लियस बनता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब यहाँ पर दो न्यूक्लियस, मान लो ये सेल है, इसमें से दो न्यूक्लियस बन गया, तब यहाँ से ये डिवाइड होकर दो सेल बन जाता है, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। पहले पूछा जाए कि पहले कौन होता है, कैरियोकाइनेसिस की साइटोकाइनेसिस, तो क्या बोलोगे, पहले कौन होता है? पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और ये हो गया साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और कैरियोकाइनेसिस हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन। अब जो कैरियोकाइनेसिस है, इसमें भी फिर चार फेज होते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस है, इसमें भी कितने फेज होते हैं, चार फेज होते हैं। चार फेज जो होते हैं, इसमें से एक को बोलते हैं प्रोफेज। चार फेज जो होते हैं उसमें से एक को बोलते हैं प्रोफेज, दूसरे को बोलते हैं मेटाफेज, मेटाफेज, तीसरे को बोलते हैं एनाफेज, हाँ, और फोर्थ को बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज लिखना है इसको, इसको बनाना है बस। ये हो गया सेल साइकिल। हो गया।
हो गया। तो ये था सेल साइकिल। अब पढ़ा जाएगा सेल डिवीजन के बारे में। अभी हम लोग केवल उतना ही देखना है जितना कि आपको 12th में जरूरत है। तो बता दें, ये देखा जाए तो ये टॉपिक फिर से चलेगा 3-4 क्लास। प्रोफेज कैसे होता है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या, टीलोफेज क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज होता है, तो उस हम लोग नहीं जा रहे हैं। उतना ही हम देख रहे हैं जितना कि बेसिक चीज है जो कि 12th में काम आने वाला है। इसलिए इसको 12th के व्यू से भी पढ़ना है, क्योंकि सब चीज 12th में जितना बता रहे हैं उतना 12th में सब काम आएगा। सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या समझ गया कि सेल साइकिल मतलब कि सेल का जो जीवन है, ठीक है ना, उसमें जितने भी चीजें होती हैं उन सबके चक्र को, सबके क्रम को बोलते हैं सेल साइकिल। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब वही एम फेज। उसमें दो चीज होता है, एक कौन होता है कैरियोकाइनेसिस और एक कौन होता है साइटोकाइनेसिस। उसमें से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, एक को बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, और दूसरे को बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। एक को बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। दोनों में क्या डिफरेंस है देख लें ध्यान से पहले। दोनों में क्या डिफरेंस है, मान लीजिए कोई एक सेल है, ह्यूमन का ही सेल है। इसमें अगर 46 क्रोमोजोम है, मुझे पता है कि ह्यूमन में कितना क्रोमोजोम होता है, 46, 23 पेयर होता है, 46 हो गया। ये डिवाइड करके अगर दो सेल बनाया एंड ईच सेल हैज 46 क्रोमोजोम, ईच सेल हैज 46 क्रोमोजोम, देन दिस इज कॉल्ड माइटोसिस डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। अगर एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो इसमें 46 है, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46 सेम रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। अगर कोई एक सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, और यहाँ से दो सेल बना और इस क्रोमोसोम जो है वो हाफ जाएगा, तो यहाँ हो गया 23 और यहाँ भी हो गया 23, और फिर यहाँ से दो दो सेल बना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रहा और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रहा। वैसे ही यहाँ से भी दो सेल बना, एक क्रोमोसोम रहा, 20 नंबर क्रोमोसोम। तो इस तरह जो डिवीजन है उसको बोलते हैं मियोसिस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, वो दो डिफरेंस ऐसे ही दिख रहा है कि इसमें एक से दो सेल बन रहा है, बन रहा है ना। माइटोसिस में एक से कितना सेल बन रहा है, दो सेल। मियोसिस में एक से कितना सेल बन रहा है, 4 की 6, अच्छा तो 6, सोच के बोलो 4 की 6, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इसमें कितना बना है, 2 की 3, 3 क्यों नहीं बोल रहे, एक यहाँ भी तो है। अरे इस, हाँ तो इससे ही ना दो बना है, उससे उसी तरह इसमें एक से दो बना है, और फिर इससे ना दो बना है, तो फाइनली कितना मिला, 4 की 6 कि 7। अब बोलते ना 7, 4 और 2 6 व 1 7। देखो इससे जब ये ये खत्म हो गया ना, जब इससे ये बना तो ये खत्म हो गया, जब इससे ये बना तो ये खत्म हो गया। मतलब कि मियोसिस डिवीजन में एक सेल से कितना सेल बनता है, 4 सेल बनता है। और माइटोसिस डिवीजन में एक से कितना सेल बनता है, एक से बनता है 2 सेल। तो इसमें एक से 2 सेल बनता है, इसमें एक से 4 सेल बनता है। ठीक है, पहला। सेकेंड, इन दोनों में से किसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जा रहा है और किसमें सेम रह रहा है, मियोसिस में क्या हो जा रहा है, हाफ की सेम, हाफ हो जा रहा है, और इसमें क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ठीक है, तो लिखना है, लिखना है टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। पहला लिखना है माइटोसिस डिवीजन, लिख के टेस्ट देना है। माइटोसिस डिवीजन लिख के टेस्ट देना है। दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one cell forms one parent cell, one parent cell forms
one parent cell forms two daughter cells. One parent cell forms two daughter cells with equal number of chromosome. With equal number of chromosome is called mitosis division. With equal number of chromosome is called with equal number of chromosome is called mitosis division. इसको बना लेना है. It's called mitosis division. हो गया. तो जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा रहता है, सेम रहता है ना. इसमें 46 है तो यहाँ भी 46 है. इस तरह के सेल को बोलते हैं, इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेल से चार सेल बन रहा है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है. अच्छा देखो, ये अगर देखा जाए तो ये जो डिवीजन है ये एक ही स्टेप में हो रहा है. मतलब एक से दो बन गया, कहानी खत्म हो गया. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो स्टेप में हुआ. पहले एक से दो बना और फिर दो से चार बना. तो जो पहला वाला स्टेप होता है उसको बोलते हैं मियोसिस वन. फर्स्ट या मियोसिस वन. और जो सेकेंड वाला स्टेप होता है उसको बोलते हैं मियोसिस टू. इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस टू. तो मियोसिस डिवीजन जो है दो स्टेप में होता है. एक कौन होता है, मियोसिस वन. और एक कौन होता है, मियोसिस टू. मियोसिस वन में एक सेल से दो सेल बनता है. मियोसिस टू में फिर दो से चार सेल बनता है. तो लिखना है, लिख रहे है मियोसिस डिवीजन. लिख रहे है मियोसिस डिवीजन. That type of cell division, that type of cell division in which one parent cell forms one parent cell forms four daughter cells. Four daughter cells with half number of chromosome. With half number of chromosome is called meiosis division. Is called meiosis division. Is called meiosis division. ये कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में होता है. ठीक है ना. ये काम करने पर इसको पहले ड्रॉ करना है. ड्रॉ करो इसको.
हो गया। लिखना है इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। क्या बोलते हैं दोनों स्टेप को? दोनों स्टेप को क्या बोलते हैं? meiosis 1 and meiosis 2। लिखना है 2 स्टेप्स डैश देकर, meiosis 1 and meiosis 2। meiosis 1 and meiosis 2। it occurs in 2 steps, meiosis 1 and meiosis 2। ठीक। meiosis 1 जो होता है इसमें फिर 4 फेज होते हैं, था ना वो प्रोफेज 1 मेटाफेज 1, इस तरह से यहाँ भी बस 1 लग जाएगा। एक हो गया प्रोफेज 1, और कौन हो जाएगा मेटाफेज 1, और हो जाएगा एनाफेज 1, और हो जाएगा टीलोफेज 1। वैसे ही मियोसिस 2 में भी हो जाएगा 4 फेज। एक हो जाएगा प्रोफेज 2, दूसरा हो जाएगा मेटाफेज 2, तीसरा हो जाएगा एनाफेज 2, और फोर्थ हो जाएगा टीलोफेज 2। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसी के अंदर में है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा फेज होता है ये। देखो जब माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन, तो वहां पर भी पहले हो रहा है न्यूक्लियस डिवाइड, फिर हो साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो क्या बोलते हैं उसको? जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। अब वहां पर भी जो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है उसमें 4 फेज था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वैसे ही यहाँ पर भी जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रहा है तो उसके भी जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसमें 4 फेज होगा। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस 1 वाले में हम 1 लग गया है, 2 वाले में 2 लग गया है। इसमें से सबसे बड़ा फेज, इन 8 फेज में से सबसे बड़ा फेज होता है प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 फिर 5 फेज में होता है, और वही याद रखना है क्योंकि उसका यूज 12th में आएगा, है ना। प्रोफेज 1 फिर से होता है कितने स्टेप्स में? 5 स्टेप्स में। पहले तो इसको लिख लेना है, इसे लिख लो पहले। हो गया। लिखना है प्रोफेज 1 occurs in प्रोफेज 1 occurs in 5 steps। प्रोफेज 1 occurs in 5 steps। कौन कौन से होते हैं? और और पैकेटिंग, और और तुमको तो याद है, अच्छी बात है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन,
जो ऑनलाइन में जो नहीं याद है वो लिख लेगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना? 5 होता है, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, और इसी सीक्वेंस में होता है। ये सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक है ना? कि पहले लेप्टोटीन किस तरह से, पहले उसमें प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलोफेज होता है। उस तरह से प्रोफेज 1 में भी पहले लेप्टोटीन होता है, फिर जाइगोटीन होता है, फिर पैकिटीन होता है, फिर डिप्लोटीन होता है, फिर डाइकाइनेसिस। इसका एक कोड भी होता है जो कि पढ़े होगे। मान लो कि किसी को बोल रहा है नहीं लेकर जाओ और डूब के मर जाओ, तो क्या उसको बोलेगा कि ले जा पानी, मतलब पानी लेके जाओ और क्या करो, डूब के मर जाओ। तो डूबने को बोलते हैं डिप, अंग्रेजी में डूबने का मतलब क्या होता है, डिप। डिप मतलब होता है डूबना, और मरने मतलब क्या होता है, डाई। अब डाई का स्पेलिंग DIE होता है, लेकिन हम DIA लिख दिए। तो ले से हो गया लेप्टोटीन, जा से हो गया जाइगोटीन, पानी से हो गया पैकिटीन, डिप से हो गया डिप्लो, और डाई से हो गया डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, इसको लिख लेना है। डाइकाइनेसिस, DIAKINESIS। हो गया? तो ये क्यों बताया, क्योंकि जो पैकेट है ये बहुत फेमस है। ये क्लास में एक टॉपिक आएगा, क्रॉसिंग ओवर, हो सके पढ़ाया गया होगा क्लास में भी, तो 12 क्लास में होगा विस्तार से। तो वहां पर पैकेट में ही होता है, मतलब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मतलब बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आता ही है, चाहे किसी तरह से ऑब्जेक्टिव में आ जाए, शॉर्ट में, लॉन्ग में जाता है। इसलिए याद रखना है पैकेटिन के बारे में, पैकेटिन क्या है। पैकेटिन एक फेज है, बस इतना याद रखना है कि पैकेटिन एक फेज है। किसमें आता है, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 किसमें आता है, म्योसिस 1 में। म्योसिस 1 क्या है, तो म्योसिस में 2 स्टेप होते हैं, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। म्योसिस 1 में 1 से 2 सेल बनता है, फिर म्योसिस 2 में 2 से 4 सेल बन जाता है, बनाते हैं ना अभी। और म्योसिस 1 में ही 4 फेज होता है, उसमें से प्रोफेज 1 होता है, और प्रोफेज 1 में ये 5 फेज होते हैं। तो ये था बेसिक बात सेल के बारे में, जितना पता होना चाहिए 12th के लिए। बाकी तो सेल एक लंबा चौड़ा टॉपिक है पूरा, साइटोलॉजी 11th क्लास में 2 चैप्टर आ जाता है इसमें, लेकिन उतना बता देंगे कि आपको जरूरत है 12th क्लास में, ठीक है ना? तो ये हो सेल के बारे में। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में, और ब्लड के बारे में पढ़ने के जस्ट बाद जो है चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्लड थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद जो है चैप्टर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज और देख लो, एक चीज और बता दो, हैप्लोइड सेल क्या होता है और डिप्लॉइड सेल क्या होता है? नाम सुन, हैप्लोइड और डिप्लॉइड सेल का बोलो। हैप्लोइड सेल और डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं? मालूम। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो जो सेल होता है, सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 मतलब कितना हुआ, 23 पेयर। मतलब क्रोमोसोम कैसे होता है, ऐसे पेयर में होता है, होता है ना, होता है ना। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम। तो जिस सेल में ऐसे क्रोमोसोम के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्रोमोसोम से पेयर में होता है, उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। मतलब इसको बोला जाएगा डिप्लॉइड सेल। इसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल का सिंबल होता है 2n। सिंबल क्या होता है इसका, 2n होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी सेल में क्रोमोसोम का 2 सेट प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, ठीक। और अगर किसी सेल में मान लो कि जो गैमिट होता है, स्पर्म या ओवम जो होता है, उसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट रहता है, एक ही सेट रहता है, 2 सेट नहीं रहता है उसमें। उसमें देखो कितना 23 क्रोमोसोम होता है, पेयर नहीं होता है, तो उसमें ऐसे रहता है, उसमें पेयरिंग नहीं है। तो इस तरह का सेल कहलाता है हैप्लोइड सेल। मतलब जिस सेल में क्रोमोसोम का 2 सेट प्रेजेंट है,
उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। और अगर सिंगल सेट प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड। इसका सिंबल होता है n, इसका सिंबल होता है 2n। तो लिख के डैश देना है हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। कितने ऑफ सेल लिख के डैश देना है हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल, बस आके लिखवाते हैं। दोज टाइप ऑफ सेल, those type of cell in which those type of cell in which two set of in which two set of chromosome are present, in which two set of chromosome are present, two set of chromosome are present, are called diploid, are called diploid cell. They are called diploid cell. They are, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये डिप्लॉयड, डिप्लॉयड बार बार आएगा ये सुनने में 12th क्लास में। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, they are represented by, they are represented by 2n. Example, zygote, embryo, etc. Example, zygote, embryo, etc. नेक्स्ट लिखना है दैट टाइप ऑफ सेल, नेक्स्ट पॉइंट देखें, दैट टाइप ऑफ सेल that type of cell in which single set of chromosome is present, single set of chromosome is present, in which single set of chromosome is present is called haploid cell, is called haploid cell. They are denoted by, they are denoted by n, they are denoted by n. Example, ovum, etc. ठीक है, जैसे मान लो कि मतलब क्या समझे कि अगर किसी सेल में क्रोमोसोम का ऐसे दो सेट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं डिप्लॉयड, और अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड बोलते हैं। अच्छा, मान लो कोई सेल है वो डिप्लॉयड सेल, ह्यूमन का है या किसी का भी सेल है डिप्लॉयड है, इसको अगर माइटोसिस डिवीजन कराया जाए, माइटोसिस, ठीक, इसी को और कराया जाए मियोसिस डिवीजन, दोनों स्टेप 1 2 दोनों, तो इसमें से जो सेल बनेगा वो दोनों सेल सेम रहेगा। मान लो ये सेल बन रहा है ए, ये सेल बन रहा है बी, तो ए और बी सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? बताओ, अगर कोई सेल है, अगर वो सेल किया माइटोसिस डिवीजन और सेम सेल किया मियोसिस डिवीजन, तो जो दोनों सेल बनेगा आफ्टर माइटोसिस एंड आफ्टर मियोसिस, दोनों सेल सेम होंगे या अलग अलग?
सेम होंगे, मतलब दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, दोनों डिप्लॉयड सेल बनेंगे। माइटोसिस जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है कि आधा हो जाता है? सेम रहता है। इसमें क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर भी कितना रहेगा, 2n सेम रहेगा। यहाँ पर 2n तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n। मतलब मियोसिस के बाद एक सेल से जो सेल बनता है ये हैप्लोइड हो जाता है, n तो हैप्लोइड ना हो गया। अब माइटोसिस के बाद कैसा रहता है, डिप्लॉयड रहता है। बुझा है बात? तो याद रखना है कि माइटोसिस अगर किसी सेल में होगा तो नंबर क्रोमोसोम सेम रहेगा। जैसे मान लो कि अगर कोई सेल है ये हैप्लोइड है, पहले से ही हैप्लोइड है, इसमें अगर कराया जाए माइटोसिस डिवीजन तो यहाँ पर कौन सा सेल बनेगा, हैप्लोइड डिप्लॉयड सेल बनेगा, वो हैप्लोइड होगा, हैप्लोइड ही होगा ना, डिप्लॉयड कैसे हो जाएगा, नंबर क्रोमोसोम सेम रहेगा। ठीक है ना? तो पूछे कि इसमें मियोसिस होगा तो क्या होगा, तो इसमें मियोसिस नहीं होगा, हैप्लोइड सेल में मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस केवल किसमें होता है, डिप्लॉयड सेल में होता है, ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ किया जाता है। याद रहेगा? ठीक है, आज इतना ही रहेगा, लेकिन रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा ब्लड के बारे में और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसको रिवाइज करना है, खासकर हैप्लोइड डिप्लॉयड जो है इसको याद करना है। ये सब चीज जो है 12th क्लास में यूज आएगा।